नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। तो दोस्तों, हमारी ये क्वेश्चन सीरीज चली हुई है। क्वेश्चन सीरीज नंबर है 9। तो भाई चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन सीरीज नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किन नियमों को विकसित किया? आप अपना आंसर लगा लीजिए। पहले, मांसपेशियों की गतिविधियाँ, अधिगम नियम यानी कि सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, पोषण नियम यानी कि भाई जो पोषण के से संबंधित हैं, इनमें से कोई नहीं। पहले बता दूं भाई, एडवर्ड थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह, शिक्षा मनोविज्ञान का। इन्होंने भाई 3 प्रमुख नियम दिए भाई सीखने के। रेडीनेस का यानी कि तत्परता का, और भाई अभ्यास का और प्रभाव का 3 नियम इन्होंने दिए। तो इन्होंने कौन से नियम दिए? इसका राइट आंसर होगा भाई अधिगम के नियम, सीखने के नियम दिए एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। भाई 3 इन्होंने मुख्य नियम दिए। कौन कौन से भाई? तत्परता का, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का, प्रभाव का। और चौथा देकर पूछ लेगा कि इनमें से थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम कौन सा नहीं है। तो आपको ये बताना है कि भाई इनमें से जो प्रमुख नियम कौन सा नहीं है आपको। तो ये कौन कौन से नियम दिए भाई इन्होंने? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, और 5 इन्होंने गौण नियम दिए भाई। बहु अनुक्रिया का, मनोवर्ती का, तत्व प्रबलता का, अनुरूपता का और सहचार्यात्मकता का। ये 5 इन्होंने, ये गौण नियम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन नियम है वे जरूर आपको याद रखने हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव के नियम को ही संतोष का नियम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया भाई। जो प्राइमरी नियम ये 3 हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन टूर्नामेंट से भाई, अगर 8 टीमें भाग ले रही हैं तो नॉकआउट में मैचों की संख्या क्या होगी? आप अपना आंसर लगा लीजिए। 16, 8, 7, 9। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा भाई। तो मैचों की संख्या कितनी होगी? n-1। n-1 है मैचों की संख्या निकालने का जो सूत्र है नॉकआउट में। तो n-1 बराबर कितना आ गया भाई? 7। तो अगर 8 टीमें भाग ले रही तो राउंडों की संख्या कितनी होगी भाई? पावर ऑफ 2 कितने में रहेगा भाई? 8। 8 कितने में रहेगा? 3 में। राउंडों की संख्या 3 होगी और मैचों की संख्या n-1। n-1 इसका सूत्र है मैचों की संख्या निकालने का। और लीग में है n ब्रैकेट n-1 बटे में 2 सिंगल लीग में, और डबल लीग में n ब्रैकेट n-1। तो ये सिंगल लीग और डबल लीग में, और नॉकआउट में n-1। और जो राउंड है नॉकआउट में वे कैसे बताएंगे भाई? पावर ऑफ 2। 8 टीमें हैं तो तीसरी पावर ऑफ 2 के अंदर है, तो 3 ही राउंड होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट टेस्ट बैटरी का के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए भाई? फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, हॉकी के लिए, बैडमिंटन के लिए। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। इनमें से किसके लिए जो आलमंड बैटरी टेस्ट का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 6+6 खिलाड़ी होते हैं। लिब्रो एंटीना शब्दावली वॉलीबॉल से है। डिक पास, ओवरहेड पास, ये दोनों वॉलीबॉल से हैं। फ्लोटिंग आर्म, सर्विस अंडर एंड सर्विस स्मैशिंग, स्पाइकिंग, ये सभी शब्दावलियां वॉलीबॉल से हैं। और मॉर्गन को वॉलीबॉल का जनक कहा जाता है। मिंटोनेट इसका दूसरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1947 में और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में हुई। आपको ये भी याद रखना है भाई, वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। आपको ये भी याद रखना है। और वॉलीबॉल का जो कोर्ट है 18 लंबाई और 9
मीटर चौड़ाई होती है। वॉलीबॉल के बारे में लगभग मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें बता दी हैं। लिब्रो रेंटिना शब्दावली किस खेल से है? वॉलीबॉल से है। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है वॉलीबॉल से जो क्वेश्चन आता है, और आपको वॉलीबॉल से संबंधित मेन बातें मैंने बता दी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर कोई एथलीट सुबह बिना खाए कुछ खाए तेज दौड़ना शुरू करे तो पहले उपयोग की हुई शक्ति है चर्बी यानी कि फैट भाई, वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और कोटिन बॉडीज। तो भाई इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन ही इसका राइट आंसर है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त तत्व हैं भाई। इनमें 4.1 KCl कैलोरी होती है और भाई फैट में 9.1। और ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट हमारी मांसपेशियों के नीचे जमा रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, और ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ATP के माध्यम से हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर है। आपको ये याद रखना है। अगर कोई भी खिलाड़ी बिना कुछ खाए पिए प्रैक्टिस आरंभ करता है तो ग्लाइकोजन ही सबसे पहले उपयोग में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है कीटोन बॉडीज क्या होता है। कमेंट में आपको ये आंसर देना भाई, कीटोन बॉडीज क्या होता है। ये भी एक ग्लूकोज के शरीर में एक ग्लूकोज से रिलेटेड एक प्रक्रिया है। इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं दोस्तों। लीवर की किस विधा में भारीपन यानी कि वेट, फलक्रम के बीच दबाव होता है यानी कि फोर्स होता है। फोर्स कौन से में होगा भाई? आप अपना आंसर लगा लीजिए। टाइप 1 लीवर में, 2 में, 3 में। आपको ये बताना है। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है टाइप 1 ना टाइप 3। टाइप 3 में भाई वेट और एक्सिस के बीच में, फलक्रम के बीच में क्या होता है? फोर्स। एक्सिस के बीच में क्या होता है? फोर्स। जो बीच में फोर्स होगा तो तीसरे प्रकार का है। बीच में एक्सिस होगा यानी कि धुरी होगी तो पहले प्रकार का, और बीच में भार होगा तो दूसरे प्रकार का लीवर है। आपको ये याद रखना है। पहले में धुरी बीच में होगी यानी कि एक्सिस, फलक्रम बीच में होगा। कुछ भी दे देते हैं भाई बदल कर इनका। टाइप 2 में वेट भाई भारीपन ये होगा या रेसिस्टेंस होगा टाइप 2 में, और 3 में दबाव यानी कि फोर्स। टाइप 3 के लीवर में ये बीच में होगा। मैं अपनी वीडियो में आसानी से ये सब कुछ करा चुका हूँ। आप वीडियो देखिए लीवर वाली, जिसमें लीवर और न्यूटन के लॉ दिए गए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। खेल के साथ सीखना इस शिक्षा पद्धति को किसने प्रस्तावित किया भाई? साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन है और फिजिकल का भी क्वेश्चन है। आप अपना आंसर लगा लीजिए। मार्गरेट स्पूफोर्ड, सेबिल मार्शल, फिनेल जॉनसन, हेनरी कोलवेल्ड कुक। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा भाई। खेल के साथ सीखना प्ले वे मेथड किसने दिया भाई? कोलवेल्ड कुक ने। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी भाई? मोंटेसरी पद्धति किसने दी? मैडम मोंटेसरी ने। और प्ले वे मेथड किसने दिया भाई? कोलवेल्ड कुक ने। आपको ये याद रखना है। खेल विधि का जनक है, प्ले वे मेथड का जनक है कोलवेल्ड कुक, और खेल मनोविज्ञान का जनक है कोलमैन ग्रिफिथ। ये भी क्वेश्चन आपको आया है बहुत बार। खेल मनोविज्ञान का जनक कोलमैन ग्रिफिथ, और खेल विधि का जनक, प्ले वे मेथड का जनक है हेनरी कोलवेल्ड कुक। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। सुव्यवस्थित नमूना है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, संभाव्यता, गैर संभाव्यता, न ही संभाव्यता, ना ही पॉसिबिलिटी, ना ही नॉट पॉसिबिलिटी। तो भाई आंशिक संभाव्यता यानी कि थोड़ा पॉसिबल और थोड़ा
नहीं पॉसिबल। तो इसका जो राइट आंसर आंशिक संभाव है, यानी कि आंशिक संभाव है और आंशिक गैर संभाव है। जो सुव्यवस्थित नमूना है, सिस्टमेटिक जो सैंपलिंग है, उसका जो नमूना क्या होगा भाई, उसका नमूना होगा आंशिक संभाव्यता और आंशिक गैर संभाव्यता। मैथ का ये क्वेश्चन है स्टैटिक्स से, ये जो आपका स्टैटिक्स का चैप्टर है आप उसे कर लीजिएगा। अभी तक हमने ये चैप्टर नहीं करवा है। स्टैटिक और बायोमैकेनिक्स का जो चैप्टर रहता हमारी वीडियो में, अभी तक हम उस तक नहीं पहुंचे हैं और टाइम लगते ही भाई वो भी करवा देंगे। आपको ये अपना चैप्टर दोनों कर लेने हैं, नहीं तो बाकी लगभग सिलेबस हमने 80% सिलेबस है जो टीजीटी पीजीटी लेवल का, पीजीटी का तो नहीं भाई, लेकिन टीजीटी का मैं ज़रूर कह सकता हूँ 80% प्लस सिलेबस हमने कवर कर लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। रियो ओलंपिक, रियो कौन से देश में हुए भाई, रियो ओलंपिक हुए ब्राज़ील में किस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर समय पालक की जिम्मेदारी निभाई, यानी कि भाई जो टाइमिंग मशीन थी वो किस कंपनी से थी, आपको ये बताना है। सवाच, कैसियो, ओमेगा, साइको। तो ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर ओमेगा और साइको पर और कैसियो ज़्यादातर यही रहती हैं, और जो इस ओलंपिक में जो निभाई है वो किसने निभाई है भाई, ओमेगा नामक कंपनी ने। ये किस कौन से ओलंपिक थे भाई, 31वें ओलंपिक थे। कहाँ हुए, ब्राज़ील में। इनका जो मोटो था क्या था, ए न्यू वर्ल्ड, ए न्यू वर्ल्ड, और स्लोगन था लाइव योर पैशन, अपने मनो, एक स्लोगन इनमें दिया गया था भाई। मोटो था इनका ए न्यू वर्ल्ड और स्लोगन दिया था लाइव योर पैशन, अपने मनोवेग में जिए। और जो इनका मस्कट था वो क्या था, विनीसियस। आपको ये भी याद रखना है। और भारत ने, यूएसए ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया, और वही ब्रिटेन ने द्वितीय और तीसरा स्थान चाइना ने प्राप्त किया। और भारत ने इसमें रियो ओलंपिक में 2 पदक जीते। 58 किलोग्राम में भारत की बेटी साक्षी मलिक ने, जो कि हरियाणा रोहतक के गांव मोखरा से संबंधित हैं, और उन्होंने भी 58 किलोग्राम महिला कुश्ती में किर्गिस्तान की आई सुलू को हराकर भाई ब्रॉन्ज मेडल जीता। और फाइनल में हारने के बावजूद जो भारत की बेटी पीवी सिंधु ने एकल बैडमिंटन स्पर्धा में रजत पदक जीता। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। फुटबॉल खेल में कितनी बार टाइम आउट की अनुमति है, 0, 1, 2, 3। आपको अपना आंसर लगा लीजिए, आसान क्वेश्चन है। फुटबॉल खेल में इसका आंसर है भाई 0। फुटबॉल खेल में कोई भी टाइम आउट नहीं होता है। आपको याद रखना, चाहे बरसात भी आ जाए, खेल नहीं रुकता है फुटबॉल का। कम से कम 7 खिलाड़ियों से फुटबॉल का खेल शुरू कर सकते हैं। कम से कम 7 खिलाड़ियों से फुटबॉल का खेल शुरू कर सकते हैं। फीफा, फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 1904 में स्थापना हुई और भारत की 1937 में। फुटबॉल का प्रथम अर्जुन अवार्डी पीके बैनर्जी फुटबॉल के प्रथम अर्जुन अवार्डी थे। सदी का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर भाई मैराडोना और पेले को संयुक्त रूप से चुना गया। मैराडोना अर्जेंटीना से हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो ला प्लाटा नदी के किनारे है। और भाई मैराडोना का हाल में हृदयघात से निधन हो गया है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। और दूसरे जो सदी के महान फुटबॉलर हैं, पेले ब्राज़ील से हैं, और ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन होता है, कॉफ़ी का। ये भी आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा सा हम विषांतर हो जाएंगे भी लंबा। वो है फुटबॉल का वजन है 410 से 450, कहीं 460 ग्राम मिलता है, कहीं 450 ग्राम मिलता है। अब पहले 396 से 453 ग्राम मिलता था। और भाई फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई है जो 24 फुट है यहाँ, और ऊंचाई है वो भाई 8 फीट 2.44 मीटर। ये भी क्वेश्चन आया है। और फुटबॉल खेल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ, उरुग्वे ने जीता। दूसरा भाई 1934 में
इटली में हुआ, इटली ने जीता। तीसरा 1938 में फ्रांस में हुआ, वो भी इटली ने ही जीता है। और अब की बार जो 2018 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है भाई? रूस की राजधानी मॉस्को में इसका फाइनल हुआ और ये जीता किसने भाई? ये जीता फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर। और लुका मैड्रिक एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी क्रोएशिया के, जिन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया है और एक शरणार्थी थे, वो कार पार्किंग में उन्होंने अभ्यास किया। आप उनकी स्टोरी ज़रूर देखिएगा, आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन होगी। आगे चलते हैं भाई, फुटबॉल के बारे में बहुत बता दिया। कौन सा डोपिंग कंपाउंड पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? ईपीओ। ईपीओ भी हार्मोन है भाई, ये जो रेड ब्लड सेल के लिए, जो रेड ब्लड सेल बनाने में सहायता करता। इंसुलिन। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियास से स्रावित होता है। हरे रंग का एक प्रोटीन है इंसुलिन, जो हार्मोन है जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगला है एचजीएच, वुमेन ग्रोथ हार्मोन। ये भी डोपिंग में लिए जाते हैं। वुमेन ग्रोथ हार्मोन ये मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। और जैसा हमारा शरीर 17 साल की एज में काम करता है, अगर हम 34 साल की में ये लेते हैं तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और अन्य जो प्रक्रियाएं हैं शरीर की, वो तेज हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है मेटानोलेन। ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है, ये हार्मोन नहीं है, ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। रक्त डोपिंग के लिए किस यौगिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इंसुलिन बता दिया अभी आपको। इंसुलिन हरे रंग का हार्मोन है जो एक प्रोटीन होता है जो पैनक्रियास से स्रावित होता है, ब्लड शुगर को रोकता है। बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स वही क्या होते हैं? ये हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं और हमें सहज महसूस कराते हैं। निशानेबाज इनका प्रयोग करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मांसपेशियां बिल्ड होती हैं, मांसपेशी ऊतकों का निर्माण करते हैं। और तो जो रक्त डोपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईपीओ, इरिथ्रोपोइटिन। ये क्या होता है भाई? ये जो हमारी रेड ब्लड सेल बनाने में सहायता करता है। और ये रेड ब्लड सेल ही लगा लो, जो आप ये प्लाज्मा होता है रक्त का, उस टाइप से ये होता है और इसको ये खिलाड़ी पहले निकलवा लेते हैं। और ये एक प्रकार का हार्मोन ही होता है जो रेड ब्लड सेल बनाने में हमारी सहायता करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरुष डेकाथलॉन के पहले दिन की प्रतियोगिता नहीं है। पहली बात बता देता हूँ, डेका का अर्थ है 10 और पुरुषों के लिए ही डेकाथलॉन होती है। हेप्टाथलॉन महिलाओं की प्रतियोगिता है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले ही। तो पहले दिन की प्रतियोगिता नहीं है। 100 मीटर पहला इवेंट है। अगला है भाई, अगला है हाई जंप या लॉन्ग जंप है, फिर है शॉर्ट पुट और फिर है लॉन्ग जंप और है फिर है 400 मीटर। आप ये हैं भाई पहले दिन के। 100 मीटर भी पहले दिन का है, शॉर्ट पुट भी पहले दिन का है और ऊंची कूद भी। तो इसका राइट आंसर है 1500 मीटर। 1500 मीटर दौड़ डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, दूसरे दिन का ये इवेंट है। पहले दिन की प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं भाई? 100 मीटर है भाई, उसके बाद ऊंची कूद है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, 400 मीटर है। अगले दिन है भाई 110 मीटर हर्डल है भाई, डिस्कस थ्रो है, पोल वॉल्ट है, जेवलिंग थ्रो है और 1500 मीटर जो लास्ट इवेंट है ये डेकाथलॉन का है। आपको इनका क्रम याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। क्रम बिल्कुल आपको सटीक याद करना है। दोबारा मैंने मेन दोनों बता दी हैं दोनों दिन की, लेकिन आपको क्रम याद करना है इनका। 100 मीटर ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और भाई 400 मीटर पहले दिन है। अगले दिन है 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिंग थ्रो
और 1500 मीटर अगले दिन की प्रतियोगिताएं हैं। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है भाई। वर्टिब्रा अस्थि खंड के सही प्रकारों को सही क्रम में लगाइए। जो वर्टिब्रा है वो 33 हैं भाई। जब बच्चा होता है वयस्क मनुष्य ये 26 हो जाती हैं। जो 7 हैं वो 2 2 1 में बदल जाती है। सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे ऊपर ग्रीवा। ग्रीवा आपको याद रखना, ग्रीवा क्या होती है? गर्दन 1 नंबर पर होगी। उसके बाद क्या आएगी भाई? चेस्ट, वक्षस्थल, छाती। उसके बाद कमर है और उसके बाद स्केलल। ये सबसे निचला जो हिस्सा है कूल्हे के ऊपर वो है। तो इसका जो राइट आंसर सीरीज बनी, क्या बना भाई? ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 2 1 2 1 3 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। आपको ये भी याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है, आप इनको भी याद कर लीजिएगा भाई, कि ग्रीवा में सर्वाइकल बोन है जो वे कितनी है, और भाई वक्ष में कितनी है, और लंबर में कितनी है, और स्केल में कितनी है। आपको ये इनके भाग याद कर लेने हैं, ये पूछा जा सकता है। और जो ये वर्टिब्रा होती हैं 33 और वयस्क होते होते 2 1 में बदल जाती हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, पीछे हमारे एक स्टूडेंट ने इस पर हमसे कुछ थोड़ा सा जिद की थी। हिंज जॉइंट, इनमें से कौन सा हिंज जॉइंट है? कंधे का जोड़, घुटने का, कूल्हे का, हड्डी वाला जोड़। तो इसका राइट आंसर आप लगा लीजिए। कंधे और कूल्हे का जोड़ कैसा है भाई? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ये भी मूवेबल है, ये फ्रीली मूवेबल है, चारों तरफ गति करता है। हिंज ज्वाइंट है घुटने व कोहनी का जोड़, ये इसका राइट आंसर है। घुटने व कोहनी का जोड़ भी मूवेबल है, ये एक तरफ ही गति करता है। मूवेबल भी है, हिंज भी है। और भाई हिंज ज्वाइंट में साइनोविल फ्लूइड भी पाया जाता है। साइनोविल फ्लूइड। इस प्रकार भाई जो हमारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये दिया गया है, बिल्कुल ठीक था। वो भी जो बोल रहे थे मूवेबल भी है, बिल्कुल उनकी भी बात ठीक है, लेकिन साइनोविल भी है, क्योंकि उसमें साइनोविल फ्लूइड भी होता है और ये एक तरफ ही गति करता है। आपको ये याद रखना। हिंज ज्वाइंट कहाँ का ज्वाइंट है भाई? घुटने और कोहनी का ज्वाइंट है। कंधे और कूल्हे का जोड़ कैसा जोड़ है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है भाई? ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट टूटकर जब हमारे शरीर में जमा होता है तो किसके रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन की किडनी में, हार्ट में, यकृत में, अग्नाशय में। तो भाई ये कहाँ जमा होता है? आपको ये अपना आंसर लगा लीजिए। ये जमा होता है लीवर में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन है। पित्त का निर्माण भी लीवर में होता है, यूरिया का निर्माण भी लीवर में ही होता है। पित्त की थैली गॉल ब्लैडर कहाँ होती है? लीवर में ही होती है। उसके बाद है भाई किडनी। किडनी शरीर का क्या फिल्टर का काम करती है? हमारी 2 किडनियां हैं। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? नेफ्रोलॉजी। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। ये सेम के बीज के आकार की होती है और दोनों किडनियों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, इनमें हल्का सा फर्क भी होता है और ये छलनी का काम करती है। आपको ये भी याद रखना है। और इसकी के जो भाग हैं किडनी के, कोर्टेक्स और मेडुला ये हैं। और ब्लू मोनोग्लोबिल गो कैप्सूल होता है भाई इसके अंदर। और नेफ्रॉन होते हैं छोटे छोटे जो छलनी का काम करते हैं। आगे भाई हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी है। हार्ट का औसत वजन है 260 से 280 ग्राम। महिलाओं के लिए 250 से 300 और पुरुषों के लिए 300 से 350 ग्राम है। और हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है 0.8 सेकंड में। और 70 ml एक साधारण मनुष्य का एक बार में पंप करता है। तो ये कितना हो गया भाई? 4900 से लेकर 5.5 तक। और एक जो कसरती का हृदय है वो 22 लीटर से अधिक भी खून को पंप कर सकता है। उसके बाद है भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बताए भाई? लीवर। अग्नाशय
पैनक्रियाज सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई अग्नाशय है। अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट में पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है जो एक हरे रंग का हार्मोन है जो रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। ALT पैनक्रियाटिक डक्ट में ये तीनों हार्मोन बनते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ये तीन हार्मोन बनते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट में। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ALT अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन तीनों हार्मोन कहाँ बनते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट में। अग्नाशय कहते हैं इसे। ये मिश्रित ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी और शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? प्यूटिट्री को। अगला क्वेश्चन फिर वॉलीबॉल से आ गया है भाई, पहले भी बता चुका हूँ। पुरुष वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.12, 2.24, 2.43, 2.73। 2.24 है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए है भाई। 2.43 इसका राइट आंसर है। ए पलानी स्वामी वॉलीबॉल के पहले अर्जुन अवार्डी थे और मॉर्गन को इनका जनक माना जाता है। मिंटो नेट वॉलीबॉल को कहा जाता है। 6+6 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 5 सेट होते हैं। पहले अगर कोई 3 ही जीत जाता है तो वह विनर होता है। पहले 4 सेट 25 अंक के होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ओवरहेड पास, डिक पास, लिब्रो और एंटेना नामक शब्दावलियाँ जो सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं वॉलीबॉल से हैं। 260 से 280 ग्राम वॉलीबॉल का वजन होता है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मोच यानी कि स्प्रेन। बहुत बार क्वेश्चन आ भाई DSSB में। ये सीरीज है भाई 210/14 का ही पेपर चल रहा है। ये मोच क्या है भाई? बोन इंजरी, हड्डी की चोट है। लिगामेंट, अस्थिबंध की चोट है। टेंडन इंजरी, कंडरा की चोट है। मसल इंजरी। तो मोच क्या है भाई? लिगामेंट की इंजरी है। अस्थिबंध का, लिगामेंट का खिंच जाना, फट जाना या टूट जाना ही मोच कहलाती है, आपको ये याद रखना है। लिगामेंट सब एक प्रकार के रेशे होते हैं, धागे होते हैं जो हमारी हड्डियों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किनेस्थेटिक्स भाई किससे संबंधित है? ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में शामिल होना, इंद्रियों के जरिए अपने आसपास के वातावरण के लिए जागरूक रहने की प्रक्रिया और अच्छा ओरिएंटेड व्यवहार की प्रक्रिया और शरीर की स्थिति और गति से जागरूक रहने की प्रक्रिया। जो DSSB ने दिया है भाई, इसका आंसर वो दिया है ये, इंद्रियों के जरिए आसपास के वातावरण में जागरूक रहने की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी मेरी समझ से बाहर है। आप किसी को इसके बारे में जो पूर्ण रूप से ज्ञान हो थोड़ा सा हमें बता सकता है, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट किसको नापने के लिए किया जाता है? ये पहले तो बता दूं, ये फीमेल के लिए वही टेस्ट, ये फीमेल के लिए टेस्ट है। मांसपेशियाँ, इंडोरेंस, संतुलन, कोऑर्डिनेशन, सर्वोशक्ति। आपको अपना आंसर लगा लीजिए। तो भाई ये फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट किस लिए है भाई? मांसपेशियाँ इंडोरेंस के लिए है, मसल इंडोरेंस के लिए है। और इसके विपरीत पुरुषों के लिए चिनअप्स होती हैं और महिलाओं के लिए फ्लेक्स्ड आर्म हैंग टेस्ट है। ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए और मांसपेशियाँ इंडोरेंस के लिए है। आगे चलते हैं दोस्तों। कई खिलाड़ी ग्लूटामाइन लेते हैं, इसका उनके शरीर पर क्या असर होता है? VO2 मैक्स में अधिकतम वृद्धि, यानी कि भाई शरीर में ऑक्सीजन की अधिकतम खपत में वृद्धि, रक्त में हीमोग्लोबिन में वृद्धि यानी कि HB में वृद्धि,
मांसपेशियों के विकार को कम करता है, वजन घटाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो आपको इसका अगर जिसने देखी है तो उसको ये आंसर याद होगा। मांसपेशीय विकार को कम करता है, मसलों की टोनिंग करता है ग्लूटामाइन, उनको रिलैक्स करता है और हल्के फुल्के टूटे हुए ऊतकों की भी मरम्मत करने में सहायता करता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। और मांसपेशियां रिलैक्स होने से उनकी कार्य क्षमता प्रैक्टिस के बाद बढ़ती है और उनमें लचकता बढ़ती है, जिससे हमारी मांसपेशियां अच्छे प्रकार से काम करके उनमें चोट लगने का खतरा कम रहता है। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आपका आगामी परीक्षा एस्टेट की है, उसके बाद यूपीएलटी ग्रेड और डीएसएसबी की परीक्षाएं हैं। एस्टेट की परीक्षा के लिए रोल नंबर आ गए हैं, आप अपनी साइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।